नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे हीरो मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब समय ठीक नहीं चलता है तो अक्सर एन वक्त पर सारे प्लान चौपट हो जाते हैं और मोदी शाह के बिहार प्लान का हाल कुछ ऐसा ही है। आप सोचिए, आखिरी राउंड की वोटिंग में, फाइनल राउंड की वोटिंग में दिन नहीं सिर्फ घंटे बचे हैं, लेकिन एनडीए में लंका लगी है। जी हां, मोदी शाह की एनडीए में इस वक्त लंका लगी हुई है। अब दोस्तों, अंदर की खबर यह है कि गुजरात लॉबी से नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं और पिछले कुछ दिनों से ना वो मोदी से बात कर रहे हैं और ना अमित शाह से बात कर रहे हैं। अब पटना में जब हालात अमित शाह के हाथ से, चाणक्य के हाथ से जब निकलने लगे हालात, तो फिर नीतीश को मनाने के लिए मोदी जी ने नायडू बाबू की मदद मांगी और आज नीतीश को मनाने के लिए नायडू बाबू ने अपने बेटे लोकेश को पटना भेजा। दरअसल लोकेश को नीतीश कुमार भतीजे की तरह देखते हैं और इसलिए गुजरात लॉबी अब एनडीए के इस मसले को सुलझाने के लिए भतीजे का सहारा ले रही है। अब दोस्तों, नायडू बाबू एनडीए के इस मसले को कितना सुलझा पाते हैं या उनका जो बेटा है लोकेश अंकल नीतीश को किस हद तक मना पाता है, ये तो 14 नवंबर को नतीजे ही बताएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि नीतीश कुमार और अमित शाह की ये जो टसल है, ये बीजेपी को कहीं ना कहीं महंगी पड़ने जा रही है इस चुनाव में। अब दोस्तों, नीतीश कुमार के बारे में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको आगे देने जा रहा हूं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं ज़रा तेजस्वी यादव के बारे में। वो तेजस्वी यादव जिनकी रैलीज में, सभाओं में इस वक्त सबसे ज्यादा भीड़ आ रही है और चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जो युवा हैं, जो जेन जी हैं, 18 साल से लेकर 28-29 साल का वोटर, वो जैसे टूट पड़ रहा है तेजस्वी यादव पे। कम से कम तस्वीरें तो ऐसा ही जाहिर कर रही हैं। अब जहां नीतीश और मोदी जी के चाणक्य अमित शाह उलझे हुए हैं, वहीं तेजस्वी यादव का, महागठबंधन के लीडर या आप यूं कहें सीएम फेस जिनको प्रोजेक्ट किया गया है, तेजस्वी का फोकस 11 नवंबर को होने वाली आखिरी राउंड की वोटिंग पर है, जहां 122 सीटों का फैसला होना है। 243 में 122 सीटों का फैसला होना है और जानकारों का कहना है कि तेजस्वी यादव ने सीमांचल की 24 सीटों में अगर 10 से 15 सीट जीत ली तो वो खेल पलटने जा रहे हैं। जी हाँ, इसे आप नोट कर सकते हैं। सीमांचल में अगर जादू चला, MY का जादू चल गया और मुस्लिम वोट स्प्लिट नहीं होता है और तेजस्वी यादव 10-15 सीट जीत ले जाते हैं, तो गेम पलटने जा रहे हैं। अब तेजस्वी राहुल महागठबंधन के प्लान के बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन मैं लौटता हूं नीतीश कुमार पर। जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूं, चौंकाने वाली है। अब दोस्तों, पटना से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि गुजरात लॉबी का प्लान सिर्फ नीतीश कुमार को किनारे करने का नहीं था, सिर्फ नीतीश कुमार को रिटायर करने का नहीं था, बल्कि गुजरात लॉबी की जो नज़र थी, निगाह थी, वो नीतीश के सांसदों पर लगी थी और कई सांसदों को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। और ये बात नीतीश को उन्हीं सांसदों ने बता दिया जिनको गुजरात लॉबी तोड़ रही थी, उनके संपर्क में थी। और दोस्तों, ये खबर मैं नहीं ब्रेक कर रहा, बल्कि ये खबर आपको बताने जा रहे हैं नीतीश कुमार को पिछले 45 साल से कवर करने वाले पत्रकार कन्हैया बेलारी। सुनिए मिस्टर बेलारी को। बिल्कुल नहीं हटेंगे। नीतीश कुमार को ये भी पता चल गया है कि कैसे ये लोग हमारे एमपी को भी तोड़ने में लगे हुए थे। ओह माय गॉड, ये सारी बेलारी साहब, इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़। सारी बातों की जानकारी पुख्ता सबूत के साथ नीतीश कुमार के पास ये सारी जानकारी आ गई। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या नायडू बाबू नाराज नीतीश कुमार को मना लेंगे? क्या अंकल नीतीश को भतीजा लोकेश मना लेगा, या नीतीश कुमार अब इस स्टेज पर इस साजिश की परतें खुलने के बाद मानने वाले नहीं है? और एक और सवाल कि जो सेकंड राउंड है, जो फाइनल राउंड है, 122 सीटों पर जहां वोटिंग होने जा रही है, इस निर्णायक राउंड में आगे कौन चल रहा है? मुझे लगता है दोनों ही सवाल बहुत अहम हैं और इसलिए आज मैंने कन्हैया बेलारी साहब को बुलाया, जो आपको कई ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं, जिसमें से एक खबर आपने सुन ली है। इसके अलावा सरोज सिंह होंगे, जो सीमांचल और मिथिलांचल का दौरा करके लौटे, उनसे आप अपडेट लीजिएगा तेजस्वी पर। अभिषेक हमारे साथ होंगे और इलेक्शन कमीशन पर भी बात होगी, नायडू बाबू पे भी बात होगी। वो बताएंगे आपको उमाकांत लखेड़ा, जो 90 के दशक से नायडू बाबू को जानते हैं, काफ़ी करीब रहे।
सवाल मेरा ये है कि जूनियर नायडू को आंध्र प्रदेश से पटना लाया जाता है और वो नीतीश कुमार से मिलते हैं, अमित शाह से मुलाकात होती, धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात होती, और उसके बाद नायडू बाबू का बेटा बोलता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं बेलारी साहब, क्या वाकई एनडीए में अभी भी गड़बड़ है? अभी भी नीतीश कैंप और अमित शाह कैंप में सब कुछ ठीक नहीं है, दूरियां बढ़ती जा रही? नहीं नहीं, सब कुछ गड़बड़ है भाई। सब कुछ ठीक का क्या बात है? सब कुछ गड़बड़ है, परेशान है लोग। आप देखिए, अब तो भाजपा के भी नेता चर्चा में आकर के टीवी पर बोलने लगे हैं कि हमको नीतीश कुमार के वोटर, जो खास तौर से कुर्मी हैं, वो वोट नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब है, आप समझ सकते हैं इससे कि कितने डिफरेंसेस हैं, कितनी दूरियां हैं। और जो मिले हैं, ये मिलने के बाद अब देखिए, लगता है कि नीतीश कुमार के साथ जो लोग ये कर रहे हैं, उससे नीतीश कुमार अब बर्दाश्त करने की मतलब मूड में नहीं है। अब उसका, उनको लगता है कि ये, और आज लालू यादव का भी एक बयान आया है, ये जी हाँ। नीतीश कुमार के साथ। हाँ, तो इसका मतलब है, ये बोलने का मतलब, जब जब ये बोलते हैं, पिछली बार कई बार ऐसा बोले हैं, तो इसका मतलब कि जरूर कुछ न कुछ इस दोनों के बीच में, नाना करते प्यार तुम इससे कर बैठे वाला है, हिसाब किताब है। ये जरूर कुछ न कुछ बात है, और बड़ी बात है। नीतीश कुमार, आप देखिए कि अब 6-7 दिन बचा हुआ है जी नीतीश सरकार में, जिस तरह से उनके सोशल मीडिया पर जो दे रहे हैं लोग, उनके जो पेज जी है उस पे। हाँ, तो मुझे लगता है कि बड़ा सीरियस बात है, नीतीश कुमार मान नहीं होंगे। आप देखें कि झा जी जो है अपना चाणक्य, कि हमको चाणक्य बनाने के लिए, वो पूरा जो है किस तरह सोशल मीडिया पर अपना जो है लगे हुए थे। कल ही की आपने ये भी जी। देखा होगा। तो झा जी तो एक्सपोज हो गए हैं, झा जी संजय एक्सपोज झा। हो गए हैं। हाँ, जी ललन, हाँ ललन से भी जो है, उनकी भी स्थिति अभी ठीक नहीं है। उनको भी, चूंकि ये दोनों लोगों को नीतीश कुमार समझ चुके हैं। और अब इनकी, अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो ये मैसेज आया कि ग्राउंड लेवल से, कि भाई हम लोग, नीतीश को बहुत वोट पड़ रहा है, लालू यादव के लालटेन को बहुत पड़ रहा है, हम लोगों को नहीं पड़ रहा है। तो इससे ये लोग व्याकुल हुए, और बीजेपी व्याकुल वाले। होने के, बीजेपी वाले, लेकिन इसके बाद भी ये संभल नहीं रहे हैं नीतीश को खुश करने के लिए, कि नहीं भाई, हम अभी भी अनाउंसमेंट कर दें कि यही हूं। अब तो समय बीत गया, अब तो खत्म हो गया, जी, आपको अब कोई क्या मतलब नहीं बोलेंगे? है। जी अब तो कोई मतलब है नहीं। जी। क्या आपको लगता है बेलारी साहब कि जिस तरह से नायडू बाबू, चंद्र बाबू नायडू के बेटे जो मंत्री हैं, नायडू ने अपने बेटे को भेजा, वो नीतीश कुमार से मिले और उन्होंने मीडिया से बात करी पटना में, और ये बाद में चलते चलते नायडू बाबू के बेटे ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, और हम जीतने जा रहे हैं? क्या बीजेपी के हाथ से अब नीतीश कुमार निकल चुके, इसीलिए नायडू की मदद ली जा रही है? दूसरी बैसाखी को बुलाया जा रहा है कि भाई ये यहां रहे, संभले रहे। क्या स्थितियां वाकई भेलारी साहब बहुत खराब है, विकट है बीजेपी और कंट्रोल, जेडीयू में? अब अमित शाह के हाथ कंट्रोल से वो बाहर चली गई है पूरा। नीतीश कुमार ओके। जो है हाँ, पूर्व अवस्था में अब आ गए हैं। अब उनको, नीतीश कुमार को ये लोग कैसे मनाएं, ये देखने वाली बात हो गई। लेकिन नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता है कि इस बार, पिछली बार जो था वो तो चिराग पासवान को लगा करके इन लोगों ने इनको हाफ कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, तीसरे नंबर की पार्टी बना दी है। लेकिन इस बार ये जिस तरह से किए हैं, उसमें एक्सपोज हो गए हैं, नीतीश कुमार ने पकड़ लिया है। और पिछले बार जो था, उसमें एक चर्चा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो जानकारी नहीं थी कि चिराग पासवान के मार्फत ये लोग नीतीश कुमार को छोटा जी करें, जैसी चर्चा थी। अब इस बार तो एक्सपोज हो गए प्राइम मिनिस्टर भी। भाई, आप जी अमित शाह नहीं, अमित शाह बोल दिए कि ठीक है, विधायक करेंगे, तय करेंगे जी। अपने। आप तो बोल सकते थे, आपको बोलने में क्या जरूरत है? यू आर नॉट अंडर अमित शाह, आप तो उनके जी अंदर है नहीं, इसलिए बात अब निकल गई है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अब माने उनेंगे नहीं, इनके साथ मुझे नहीं लगता है कि रहे। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि पानी
अब गले तक आ गया है और नीतीश कुमार सारे छल को जो जो भी गुजरात लॉबी का जो साजिश थी, उनकी साजिश थी, वो सब समझ में आ गई है नीतीश बाबू को। और अब वो कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटेंगे, मतलब जो नाराजगी है बिल्कुल उनकी बरकरार है। बिल्कुल नहीं हटेंगे। नीतीश कुमार को ये भी पता चल गया है कि कैसे ये लोग हमारे एमपी को भी तोड़ने में लगे हुए थे। ओह, ओ माय गॉड। ये सारी बिलारी साहब, इट्स अ बातें ब्रेकिंग बातों न्यूज। की हाँ सारी बातों की जानकारी पुख्ता सबूत के साथ नीतीश कुमार के पास ये सारी जानकारी आ गई। सर, आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ये भी जानकारी मिल गई है कि किस तरह गुजरात लॉबी उनके एमपीज को लालच दे रही है, तोड़ सकती है, आप ये कह रहे हैं? तोड़ने का अब टूट कैसे जाएंगे? नीतीश कुमार के एमएलए और एमपी को नहीं, तोड़ना कोशिश तो हो रही ना नामुमकिन। तोड़ने की। हाँ, ये जानकारी की कैसे कोशिश हो रही है और किसको किसको फोन किया गया है, किसने फोन किया गया है, सबने आकर के नीतीश कुमार को बता दिया है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नहीं तो ये क्यों हो रहा था? ये मतलब गुजरात लॉबी ऐसा क्यों कर रही थी? ये तो बता दीजिए फिर आप। भाई, जनता को तो बता दीजिए कि ऐसा अगर था कि नीतीश कुमार के जो 12 सांसद हैं उसमें से कई सांसद तोड़ने के प्रयास हैं। हालांकि उसमें से कई, एक दो सांसद तो गोद में ही बैठे हैं, अमित शाह के, लल्लन सिंह जैसे। ये तोड़ने की कोशिश क्यों हो रही है? क्योंकि क्या 14 के बाद जब नतीजे निकलेंगे कोई बड़ा खेल होने जा रहा है बेलारी साहब? बड़ा खेल अब क्या करेंगे लोग? तैयारी थी उनकी बड़ा खेल करने की, उसको तो टांटा फिस कर दिया नीतीश कुमार ने। अब क्या करेंगे वो? मुझे नहीं लगता कि उस स्थिति में अब हैं। अब वो भले तेज प्रताप यादव को वाइट ग्रेड का सिक्योरिटी देते रहे उससे कुछ होने वाला थोड़े है। उनको लग जी रहा होगा कि ये भी एक जीत कर आएंगे। अरे देने अब तेज प्रताप यादव को दिया जा रहा है क्योंकि संभावना ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में वो आगे हैं, जो जी सूचना आ रही है वो जीत सकते हैं। तो मान लो कि यहाँ एक उनका एमएलए बढ़ सकते हैं, अपने साथ ले सकते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार इस बार मुझे लगता है कि छोड़ेंगे नहीं। जी वो अब मानेंगे नहीं क्योंकि इस बार पिछली जी बार से भी ज्यादा षड्यंत्र किया जा रहा था उनके खिलाफ। जी जी। मैं भेलारी साहब से एक दो सवाल और करना चाहता हूं। और मैं सरोज जी और अभिषेक जी और लखेड़ा जी, आपसे थोड़ा सा मैं माफ़ी मांगूंगा, एक इनसे सवाल कर लें, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ये सफ़र में लगातार टूर कर रहे हैं, इस वक्त भी कार में बैठे हुए हैं, हाईवे पर हैं। भेलारी साहब, एक चीज़ और बताइए। लोग कहते हैं, पटना में चर्चा है आज से नहीं बरसों से, कि नीतीश कुमार अगर कोई राज की बात करते हैं तो एक शख्स है, एक पत्रकार है जिसका नाम है कन्हैया बेलारी, उसके कान में पहले बात आती है। आप सबसे करीब से जानते हैं नीतीश कुमार को। मुझे ये बताइए, आपने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि नीतीश कुमार इस वक्त चाक चौबंद हैं। क्या उनकी तबीयत, अब जो हम लोग कह रहे थे खराब है खराब है, क्या ये सारी बातें बेबुनियाद है? नीतीश कुमार अपने पुराने फॉर्म में आ चुके हैं? नहीं नहीं, कंप्लीट बेबुनियाद नहीं है, कुछ कुछ है। लेकिन अभी जो है अचानक, जिसकी भी कृपा हो, इफ यू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड तो उन्हीं को मान लिया जाए। अभी बहुत ही माने उनका माने स्वास्थ्य बहुत ही ठीक है। ओके। कंप्लीट रिकवरी है। हाँ, कंप्लीट रिकवरी है। वो सब चीज अपने से माने हमारे पास जो सूचना है कि जो पहली वाली अवस्था थी एकदम उसी तरह का अब हो गया है। किसका फोन आ रहा है वो देख रहे हैं, बतिया रहे हैं अपने लोगों से, जो पुराने मित्र थे उनसे बात कर रहे हैं, उनको बताया जा रहा है। पहले तो ये एक कॉकस था भूंजा पार्टी वाला, वो सब घेरे रहता था, उसमें एक दो जी। अफसर भी थे। लेकिन अब जो है अपने पुरानों मित्रों से बातचीत कर रहे हैं, उनको ओके। फीडबैक मिल रहा है कि हमारे साथ कैसा कैसा किया जा रहा है, किया जा रहा था। ठीक। एक चीज़ और बता दीजिए फाइनल, चलते चलते फिर मैं आपको हाईवे पे नहीं रोकूंगा, वैसे भी हाईवे पे रोकना ठीक नहीं है ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट क्वेश्चन टू मिस्टर भिलारी। मुझे यह बताइए, और आपसे बेहतर इस सवाल का जवाब कोई दे ही नहीं सकता है पटना में पत्रकार, अगर नीतीश कुमार के पास ठीक ठाक गिनती आ गई, सही सीटें उनके पास आ गई, और उधर भतीजे के पास भी ठीक ठाक सीटें हैं, और इस बीच अमित शाह थोड़े नखरे करने लगे, जिद करने लगे कि मुख्यमंत्री उन्हीं का होगा, या इस तरह की कोई डील गड़बड़ा गई, तो नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या खुले हैं? उस वक्त नीतीश कुमार के पास ऑप्शन क्या है 14 तारीख के बाद? नहीं देखिए, हमको जो माने अब मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के लोग अब कोई नखरा करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि फिर उनके सरकार पर खतरा हो जाएगी, ये जान लीजिए। और कर भी नहीं सकते।
जो उनको ग्रास रूट से मिल रहा है कि वो 50 भी आएंगे नहीं बीजेपी वाले, ये कहना मुश्किल है। 50 भी जीत रहे हैं कि नहीं, ओके। वो कहना मुश्किल है, ये जान लीजिए। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को वो अब छेड़ेंगे। नखरा होगा। हाँ, अगर छेड़ेंगे, कुछ भी उस तरह से करेंगे, तो फिर यहाँ तो सरकार इनकी बनेगी नहीं, सरकार से अलग हो जाएंगे, केंद्रीय सरकार भी डिस्टेबलाइज हो सकती है। ओके, बड़ा स्टेटमेंट दिया। अगर नीतीश कुमार को छेड़ा गया तो फिर नीतीश कुमार छोड़ेंगे नहीं, और हो सकता है कि जो सरकार है दिल्ली में उसकी नींव हिलने लगे। पटना हिले, आरा हिले, दिल्ली हिले, ये बता रही है। भाई सरोज जी, मुझे ये बताइए, ये जो नारा लोकेश हैं, नायडू बाबू के बेटे, अब ये तो भाई तेलुगु बोलते हैं, बिहार की मुझे नहीं लगता है 2 सीट भी इनको मालूम हो। अचानक स्टेट प्लेन से पटना पहुंच रहे हैं, बीजेपी के लीडर से बात कर रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं, फिर नायडू का बेटा कह रहा है मीडिया से कि भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो क्या कुछ गड़बड़ चल रहा था एनडीए में कि अब वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है? वोटिंग से वोटिंग से 24 घंटे पहले ये बताया जा रहा है, वो भी नायडू के बेटे के द्वारा, कि सब कुछ ठीक है नीतीश और अमित शाह में। ये मामला है क्या सरोज जी? क्या इनपुट है दीपक पटना से? दीपक जी, अभिषेक जी और हमें एक बात को लेके मतभेद था। हम 14 के बाद बोलते थे, अभिषेक जी बोलते थे कि 11 के बाद ही खेल शुरू हो जाएगा। तो लगता है कि उसकी शुरुआत पटना में हो गई है नायडू साहब के बेटे के आने के बाद। क्योंकि आपने ठीक कहा कि बिहार के किसी एक सीट को वो जानते होंगे, इसकी संभावना कम है, और यहाँ के प्रचार करने का उनका कोई मतलब नहीं। मतलब ही स्वाभाविक नहीं, है, बिल्कुल। मकसद मकसद कुछ दूसरा है। मकसद कुछ दूसरा है। अगर आप भाजपा के लोगों से बात करिएगा तो उनका कहना था कि नहीं, एनडीए को एकजुट दिखाना है तो हमने उनको अच्छा, बुलाया है। एनडीए की यानी एनडीए यूनिटी में दिखा कहीं रहे हैं। यूनिटी दिखानी है तो हमने उनको बुलाया है। लेकिन तस्वीर और कहानी इतनी भी साफ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। अच्छा। जो खबरें हैं वो यही है कि कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू 14 के बाद की जो सियासत होनी है पटना में और दिल्ली में, उसमें अपनी भूमिका को वो तलाश रहे हैं कि उनका रोल क्या है। और उसी भूमिका के तलाश में अपने बेटे को उन्होंने यहाँ भेजा है। नीतीश जी से ओके। उनकी मुलाकात हुई है, नो डाउट कुछ खास मैसेज भी उनको जरूर कन्वे किया गया होगा। एक चेतावनी भी भाजपा के लिए है कि नायडू भी केवल एक खिलाड़ी वैसे नहीं है कि चुपचाप बैठे हुए हैं साउथ में, वो भी चीजों को नजर रख रहे हैं। बिहार के चुनाव पर उनकी पैनी नजर है, उसके बाद के रिजल्ट के बाद भी पैनी नजर रहेगी। तो एक जो है चंद्रबाबू नायडू की अपनी सियासत दिल्ली को लेकर, एनडीए को लेकर और अपनी स्टेट को लेकर, इस सबको साधने की एक कोशिश अपने बेटे को भेज के उन्होंने किया। भाजपा को भी जी। संदेशा चला गया कि हम बैठे हुए नहीं है। नीतीश कुमार को भी संदेशा गया कि आप भी अकेले नहीं हैं नीतीश जी, चंद्रबाबू जी। नायडू है आपके साथ। इसीलिए आप जो डिसीजन ले सकते हैं आप लीजिए, आपके साथ लोग हैं। नंबर तय करेगा कि किस तरह के डिसीजन नीतीश कुमार लेते हैं। तो बाहर जो पॉलिटिक्स होना है, 11 के आज तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, 11 को जब जी। मतदान हो जाएगा चुनाव तो उसके एक तरह से बाद खत्म सभी हो गया आज। खत्म ही हो गया। तो जो भी होगा अब उसमें, अब अभी तो बिहार के लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन अब बिहार के बाहर के भी लोग जो प्लेयर हैं उनकी भी जी। भूमिका अब इसमें शुरू हो चुकी है, और चंद्रबाबू के नायडू के बेटे ने उसकी शुरुआत कर दी है। जी। मैं आऊँगा, अभिषेक के पास भी आऊँगा, क्योंकि मुझे अभी सेकंड फेस, जो क्रूशल फेस है 122 सीटों वाला, उस पर कुछ सवाल पूछने हैं बिहार के दोनों एक्सपर्ट से। लेकिन मैं जरा लखेड़ा साहब के पास जा रहा हूँ। लखेड़ा साहब, जैसे जी कन्हैया बेलारी जी नीतीश कुमार को बहुत करीब से जानते हैं, आप दिल्ली में बैठकर नायडू को बहुत करीब से जानते हैं। आपकी पत्रकारिता और नायडू बाबू की राजनीति एक साथ 90 के दशक में जो है वो शबाब पर आए। मुझे ये बताइए, अंदर की बात बताइएगा, अंदर की जो छप जी रही है अखबारों में मनी, अंदर की बात जी मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। ये नायडू का बेटा पटना क्यों पहुंचा? ये नायडू का बेटा नीतीश कुमार से क्यों मिल रहा है? ये नायडू का बेटा ये क्यों कह रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है? ये क्या खेल है? पर्दे के पीछे क्या है? संक्षेप में बताइए। देखिए, ऐसा है कि जब किसी शहर में आग लगती है और आग बुझाने की जो लोकल मशीनें हैं फायर फाइटिंग, वो जो फेल जी। हो जाते हैं तो फिर दूसरे शहरों से लाई जाती है फायर फाइटिंग करने। ओह। तो आग चंद्रबाबू बुझाने नायडू के को लिए। ये चंद्रबाबू नायडू को भाजपा आला कमान ने मिन्नतें की कि साहब वहां नाव डूब रही है। मैसेज ये गया है कि
पूरे इलेक्शन में बिहार में जेडीयू और बीजेपी में भयंकर बवाल मचा हुआ है। और इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा एनडीए, वहां सबकी अपनी अपनी दुकान खुली हुई है, खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है। तो उसको कि ये बताने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं हुआ है, एनडीए एग्जिस्ट करता है। और एनडीए के जो सबसे बड़े पार्टनर चंद्रबाबू नायडू और उनके पुत्र नारा लोकेश, जो इस समय होने वाले मुख्यमंत्री हैं और 2 साल बाद 2027 में उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे चंद्रबाबू नायडू। देखिए ये फायर फाइटिंग है, फायर फाइटिंग। और बीजेपी ने इसको जानबूझ करके एक इवेंट बनाया है, पटना के पहले पेज के अखबारों के लिए कल की सुर्खियां बनाया है कि वो आए और उन्होंने ये बयान दिया और ये हो गया और सब कुछ ठीक है। ये बेसिकली नीतीश कुमार के सामने एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और भीतर की खबर मेरे पास ये है कि भाजपा अब नीतीश कुमार के आगे घुटने टेक चुकी है, झुक चुकी है। और उनको अब ये जो नड्डा वगैरह इनसे मैसेज भी दिला दिया है कि नहीं नहीं वही मुख्यमंत्री होंगे और कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये मैनिपुलेट कुछ पुचकारने की कोशिश की जा रही है। जी मैं समझ गया। मैं जो पॉइंट समझना चाह रहा था, आपने कहा कि गुजरात लॉबी ने यानी बीजेपी की लीडरशिप ने नायडू से मदद मांगी और नायडू ने अपने बेटे को नीतीश कुमार के पास भेजा, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कराने के लिए कि भाई नीतीश कुमार को समझाओ। अमित शाह तो समझा नहीं पा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान समझा नहीं पा रहे हैं, नीतीश कुमार मोदी की गाड़ी पे नहीं बैठ रहे, मोदी के मंच पे नहीं जा रहे हैं, लिहाजा नायडू बाबू की सेवा, नायडू बाबू की मदद लास्ट मोमेंट पे ले गई। खैर बड़ी खबर है, इसको बाद में एनालिसिस करेंगे। मैं जरा अभिषेक जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि असली जो अभी चाबी है वो तो सर जो सेकंड फेज है, जिसमें 122 सीटों पर वोटिंग होनी है 2 दिन के बाद। क्या ये जो सेकंड और आखिरी फेज है वोटिंग का, क्या अभिषेक जी मैं आपसे जान सकता हूं कि आरजेडी तेजस्वी यादव का रथ आगे चल रहा है, या इस फाइनल फेज में बीजेपी कोशिश करेगी इस रथ को ओवरटेक करने की? क्या बीजेपी आगे निकलने की कोशिश करेगी या फिर रथ की रफ्तार और बढ़ रही है? दीपक जी, बीजेपी फर्स्ट फेज में ऐसा लगता है कि इतनी पीछे जा चुकी है, जैसे नीतीश कुमार पिछली बार फर्स्ट फेज में इतने पीछे चले गए कि तमाम कोशिशों के बावजूद वो नंबर 3 से ऊपर नहीं आ पाए थे, रिकवर नहीं पहले कर पाए। फेज में ही बहुत पीछे वो चले गए थे। सरोज जी को तो याद होगा कि किस तरह से एक तरफा नतीजा पहले फेज में आ गया था। वही स्थिति कमोबेश बीजेपी की दिखाई दे रही है। और नौबत देखिए कि कहां तक आ गई कि चंद्रबाबू नायडू ने अपना स्पेशल कॉन्वॉय अपने बेटे को बनाकर भेजा कि मैसेज कहीं लीक ना हो। क्या मैसेज दिया उन्होंने वही जानते हैं। 122 सीटों पे क्या होने जा रहा है? 122 सीटों पर क्या होगा? 122 सीटों में बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता रहा है चंपारण, जहां 15 सीटें, पूरे बिहार में सब 15 सीटें कहीं नहीं है बीजेपी की। वो हम जिस इलाके से मैं आता हूं चंपारण, वहां है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार बुरी तरह फंसी हुई है। कांग्रेस ने भी फंसाया है, जेडीयू ने भी फंसाया है, लोजपा ने कुछ ज्यादा शेयर मांग लिया है और कुछ हद तक वीआईपी ने भी फंसाया है। तो जिस तरह से ये फंसा हुआ गेम दिखाई दे रहा है, उससे जैसे अब सीमांचल में हम चर्चा ही क्यों करें, सबको पता है कि 2-3 सीटें मिल गई तो किस्मत के सहारे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पिछली बार जो रास्ता खुला था वो ओवैसी की वजह से कुछ सीटों पर रास्ता खुल गया था। जो वोट बटे थे, कुछ सीटें ओवैसी ने जीत मिली थी, उसमें बीजेपी और एनडीए के लिए 2-4 सीटें और बढ़ गई थी। अब वो रास्ता करीब करीब बंद हो चुका है। तो जिस तरह की स्थितियां हैं, उन स्थितियों में पहले फेज में वही है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाली बात है, यानी एक बार जो आगे निकल गया वो आगे निकलता चला जाएगा। बड़ी बात चुनाव नहीं है कि तीसरे में रिकवरी होगी पिछली बार की तरह। अभिषेक बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो चंपारण गढ़ है बीजेपी का, जो मजबूत किला, जहां 15 सीटें हैं विधानसभा की, वो गढ़ ही फंसा है। और अभिषेक की बात मैं इसलिए भरोसा कर रहा हूँ, ये वहीं से आते हैं, उसी चंपारण से आते हैं, और बारीक खबर अंदर तक की ये इनके पास है। भाई ये बताइए सरोज जी, सीमांचल में 24 सीटें हैं और मुस्लिम वहां 28% हैं, और सारा खेल सीमांचल से ही होना है तेजस्वी बाबू का। क्या प्रशांत किशोर वोट तो नहीं काट रहे? क्या ओवैसी वोट तो नहीं काट रहा? प्रशांत किशोर और ओवैसी वोट काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात दीपक जी, जो सीमांचल से वो खबरें जो आ रही है वो यही है कि बीजेपी वहां पर बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। ओके। बीजेपी को जो उम्मीद थी कि हम सीमांचल से रिकवर कर लेंगे, मिथिलांचल से रिकवर कर लेंगे, वो चीज अभी तक जब हम लोग आपसे बात कर रहे हैं
वो होती हुई नहीं दिख रही है। सीमांचल में 12 सीटें 2020 में जीत गई थी एनडीए, और 7 सीटें मिला था महागठबंधन को। इस बार क्या हो रहा है? धमदाहा की सीट, अमौर की सीट, पूर्णिया की सीट, रुपौली की सीट, कोचा धामन की सीट, इस पर महागठबंधन काफी आगे है, यानी आंकड़ा उसका बढ़ रहा है। 7 सीटें से तो 12 सीट तो आज के तारीख में हमको दिख रहा है कि ये 5 सीट तो उसको प्लस कर रहा है 7 सीटों में से। तो जो 12 आंकड़ा था जस्ट उल्टा होने वाला है। एनडीए जो 12 सीटें जीती वो 6-7 में आएगी, और ये बढ़ने वाले हैं। एआईएम हम ठीक काफी से गिने कि जो वो ओवैसी का प्रभाव था 20 में, वो खत्म हो चुका है। 3-4 बातें आपने कह दी। आप कह रहे हैं कि एक तो मुस्लिम वोट, सरोज जी बता रहे हैं मुस्लिम वोट स्प्लिट नहीं हो रहा, बट नहीं रहा है, एक मुश्त एन ब्लॉक जा रहा है जो पिछली बार बट गया था, यानी ओवैसी और प्रशांत किशोर की नहीं चल रही। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि मुस्लिम और यादव के साथ साथ जो वीआईपी पार्टी है, सहनी साहब है, मुकेश सहनी, उनका मल्ला वोट भी ट्रांसफर हो रहा है महागठबंधन को, तेजस्वी को। और तीसरी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि जो छोटी छोटी पार्टियां जैसे आईपी गुप्ता टाइप है, इनकी जातियों का वोट भी जा रहा है। तो एक बड़ा बुके वोटों का तेजस्वी यादव ने सीमांचल में बना लिया है, और मुस्लिम वहां स्प्लिट नहीं हो रहे हैं, इसलिए रथ की रफ्तार वहां पर बढ़ रही। एक चीज और मैं सरोज जी पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि ये जो 122 सीटों पर अब चुनाव होना है, क्या तेजस्वी पिछले राउंड से बेटर करेंगे, उतना ही करेंगे, और क्या जेडीयू को यहां और लीड मिलेगी, या बीजेपी रिकवर कर सकती है किसी सूरत से? सिनेरियो यही है कि जो 122 सीटों पर हो रहा है उसमें नो डाउट तेजस्वी यादव 20 के तुलना में ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। कांग्रेस भी, केवल ना तेजस्वी बल्कि कांग्रेस भी अच्छी स्थिति में इस बार है वहां पर, और अच्छा कर रही है। बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन हमको नहीं लगता कि अब समय नहीं है कि उसकी कोशिश सफल हो। और जेडीयू की जो रफ्तार है, जो पहले चरण में जितनी तेज थी उतनी तेज तो नहीं रहेगी, लेकिन है कि बीजेपी से तो बेहतर रहेगी जेडीयू, ये आप कह सकते हैं। ओके, एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा आपसे। क्या नीतीश कुमार का वोटर, कुर्मी वोटर, उनका जो पिछड़ा वोटर, ये जो उनका वोट है, ये बीजेपी को ट्रांसफर हो रहा है, या इसमें भी खेल हो रहा है? नहीं, खेल हो रहा है। जो खेल पहले चरण में हुआ था वो खेल बदस्तूर जारी है, और जिस तरह से दूरी बढ़ी है नरेंद्र मोदी के साथ, और 2-3 चीजें इधर घटनाएं हुई है। एक तो प्रधानमंत्री वाली जो रथ यात्रा हुई थी, यात्रा रोड शो, गलत जी सिंह को वहां खड़ा कर देना, नाम का अनाउंसमेंट नहीं होना। अब एक दिन जी। पहले जो कल चले गए प्रधानमंत्री, परसेप्शन क्या बन रहा है कि प्रधानमंत्री ने तो हार मान ली, ने मैदान वो छोड़ तो दिया, मैदान छोड़ दिया उन्होंने। लास्ट राउंड है। लेकिन लास्ट राउंड से पहले मैं 30-40 सेकंड में अभी अभिषेक आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है आज की जो स्थिति है, क्या आपको लगता है कि लालू यादव ने जो ये अंग्रेजी अखबार में इंटरव्यू दिया और उसमें नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति दिखाई, लालू का ये मैसेज क्या बता रहा है? क्या आपको लग रहा है कि कुछ खिचड़ी पक रही है? देखिए, लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच तो लंबे समय से खिचड़ी पक रही है, तो सबको पता है। ऐसा कोई नहीं है बिहार में, चाहे पत्रकार हो या आम आदमी हो, उसे नहीं पता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच खिचड़ी पक रही है। नहीं नहीं, मैं सभी दूसरी जानते चीज, अभिषेक जी मैं कह रहा हूँ कि हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा लड़ाई लालू और नीतीश की पार्टी के बीच में। मेन पार्टियां तो वही हैं, जेडीयू वर्सेस आरजेडी, और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जिसकी लड़ाई हो रही है वो उसकी तारीफ कर रहा है। ये क्या है देखिए, भाई? ये तो आदमी हमेशा ताल से रहा है। ठोकता है या तारीफ करता है? नहीं, सामने ये अखाड़े बिहार में है। पहलवान खड़ा हुआ है। मैं इसलिए कहता हूं कि ये बिहार है। यहाँ वो तमाम राजनीतिक मान्यताएं नहीं चलती है जो देश के दूसरे राज्यों में चलती है। यहाँ कॉपरेशन इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कॉपरेशन दोनों आपको दिखाई देगा। राजनीति में सहयोग चलिए, और सहयोग में राजनीति कहना दोनों क्या चाह रहा दिखाई है? देगी। बिहार, भारतीय बिहार जनता जो है, पार्टी इस कल्चर से अलग चली गई है। दिक्कत यही है कि बीजेपी बिहार में इसलिए मिसफिट होती जा रही है। बिहार को गुजरात लॉबी समझ नहीं पा रही। मैं लास्ट राउंड में आ रहा हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अब मुझे लगता है लखेड़ा साहब से। लखेड़ा साहब, अब तो जी चुनाव एक तरह से खत्म हो गया भाई, प्रचार खत्म तो चुनाव खत्म। अब तो सिर्फ वोट जी। करना है। मशीन, मशीन का ही खेल है, मशीन ही दबनी है और मशीन ही खुलनी है। मुझे ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि महागठबंधन जीत रहा है, या आज की तारीख में आपको अभी भी लग रहा है कि कोई मशीन का खेल हो सकता है, सिस्टम का खेल हो सकता है, और अमित शाह कहीं ना कहीं तिगड़म से खेल पलट देंगे? बाद में पता लगा एनडीए ही जीत गई।
देखिए, मशीन, सिस्टम, इलेक्शन कमीशन, बीजेपी, ये एक ही सिक्के के दूसरे पहलू हैं जो पिछले 2 ढाई साल से जो चुनाव हुए हैं, इसमें कोई किसी तरह का शंका सुबह अच्छा, कोई ना अंतर होनी नहीं है। चाहिए ना मुझे। मुझे इलेक्शन कमीशन की जो जो पारदर्शिता है, उसके काम करने के जो तौर तरीके हैं, वो संदिग्ध हो गए, उसके तो सबूत आ चुके हैं। तो उसमें तो अब कोई दो राय है नहीं, और इलेक्शन कमीशन को ये पता लग गया है कि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत खराब हो गई है और बिहार में भी वो एक्सपोज हो सकते हैं। मुझे पूरी तरह संदेह है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर अमित शाह का हाथ है, पीएमओ का हाथ है, ठीक, मोदी उनके ठीक। पीछे हैं, सरकारी सिस्टम उनके पीछे है, ईडी, सीबीआई, बड़ा तमाम तरह की जो सबूत एक है। बड़ा जी, बोल्ड स्टेटमेंट लखेड़ा साहब ने दिया, आज फिर दिया। उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंटरनल असेसमेंट है उसमें बीजेपी अच्छा नहीं कर रही और तेजस्वी की पार्टी यानी महागठबंधन इंडिया अलायंस आगे चल रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी के अपने असेसमेंट में तेजस्वी आगे चल रहे हैं, जेडीयू के असेसमेंट में महागठबंधन आ गया और महागठबंधन के असेसमेंट में तो वो बता ही रहे हैं कि मैं 72 सीटें मिली थी। इन सबके बावजूद लखेड़ा जी, साहब मुतमईन नहीं, वो कह रहे हैं कि इस सबके बावजूद इन्हें ऐसा लगता है कि हरियाणा जैसा कोई खेल बिहार में होगा, ऐसा इनको लगता है। बहरहाल चंडीगढ़ जैसा खेल पटना में हो जाएगा, ये कह रहे हैं। इसका मतलब इनको अभी भी ये आश्वस्त नहीं है। भाई अभिषेक जी, आपका क्या प्रेडिक्शन है, आप भी बता दीजिए एक लाइन में, बहुत ज्यादा बोलने की अब, क्योंकि समय एकदम टाइट है इस वक्त हमारे पास। मेरा प्रिडिक्शन तो वही है जो मैं लगातार कह रहा हूं, जेडीयू और आरजेडी 135 के ऊपर निकलने की संभावना ज्यादा है। दोनों मिलाते, ओके। जी, और कांग्रेस भाजपा जो पिछली बार 93 पर थी, वो नंबर नीचे आ सकता है, 80 के भी नीचे जा सकता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बिहार की रीजनल पार्टीज, नीतीश की पार्टी, तेजस्वी की पार्टी, रीजनल पार्टीज अच्छा करेंगी, नेशनल पार्टी अच्छा नहीं करेंगी। भाई फाइनल स्टेटमेंट पटना से, आप लाइव हैं, बता दीजिए साहब, सरोज जी, चलते चलते। वही स्थिति है, ठीक ही बता रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी बहुत अच्छा कर रही है, सेकंड फेज में भी अच्छा करेगी, जो अभी तक का फीडबैक है। बीजेपी रिकवर नहीं कर पा रही है, लेकिन कांग्रेस अच्छा कर रही है। हम नहीं कहेंगे सारी नेशनल पार्टियां खराब हो जाएगी, कांग्रेस सीमांचल में अच्छा कर रही है। आज की खबरों के आधार पर हम बोल सकते हैं ठीक, कि कांग्रेस अच्छा कर रही है। ठीक। बहरहाल दोस्तों, तीनों एक्सपर्ट आपके सामने हैं। अभिषेक कह रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू, नीतीश और तेजस्वी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो नेशनल पार्टीज हैं, कांग्रेस बीजेपी अच्छा नहीं कर रही। और कमोबेश इसी तरह की बात जो है वो सरोज जी ने कही। सरोज जी ने भी कहा कि जेडीयू और आरजेडी, तेजस्वी की पार्टी और नीतीश की पार्टी अच्छा कर रही। लेकिन लखेड़ा साहब का कहना है, सीनियर मोस्ट हम लोगों के बीच में इस वक्त पत्रकार हैं और पिछले 35 सालों से इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं, इनका कहना है कि भले ही सारे असेसमेंट में, सारे सर्वे में भले ही महागठबंधन अच्छा कर रहा हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अभी सिस्टम का खेल होना बाकी है। लखेड़ा साहब को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हरियाणा जैसा असर कुछ ना कुछ बिहार में देखने को 14 तारीख को मिलेगा। 14 तारीख को आप सारे लोग होंगे, लखेड़ा साहब सच होते हैं, अभिषेक सच होते हैं, या हमारे साथ किंग भिलारी थे वो सच होते हैं, या सरोजी सच होते हैं, ये तो मैं 14 को ही पूछूंगा जब मशीनें खुलेगी। लखेड़ा साहब आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सरोज भाई, इतना समय आपने दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है चुनाव के बीचों बीच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।